हेलो डियर। तो यहाँ पे हम आज 30 नंबर के वीडियो लेकर आ चुके हैं, जो कि एक थ्योरी और कॉन्सेप्ट का वीडियो है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने ग्रुप में, दोस्तों में, ताकि सब लोग का थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखिए, मायने ये नहीं रखता है कि आप जो है कितना एमसीक्यू जानते हैं, मायने ये रखता है कि आपको थ्योरिकल नॉलेज कितना है। आप भले प्रैक्टिकल 1 महीना 2 महीना आप रह के सीख लेंगे, आपको कोई सपोर्ट कर देगा 1-2 महीना, तो आप काम करने आ जाएगा। लेकिन थ्योरिकल नॉलेज के लिए पूरे आपको 3 साल समय मिलता है पढ़ने के लिए। तो आप जो है वहाँ पे अगर आप चीज़ें को नहीं पढ़ेंगे, एग्ज़ाम के लिए पढ़े हैं, तो आपको दिक्कत कॉम्पिटिशन में होगा। तो उसके लिए मैं सुबह डेली जो है 7 बजे वीडियो डालने का प्रयास करता हूँ, ताकि आप लोग का थ्योरी बेहतर हो जाए। ठीक है, चलिए फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। ओके, देखिए 33 नंबर का वीडियो है, आप लोग देखिएगा। 33 नंबर का वीडियो यहाँ पे कहता है कि प्रोलैक्टिन के बारे में जानिए। प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है, समझिए। प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है जो मुख्य रूप से प्यूटरी ग्लैंड, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, इसके द्वारा निर्मित होता है। और यह स्तनपान कराने वाली जो महिला होती है उनमें दूध उत्पादन के लिए जिम्मेदार होता है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि स्तनपान वाले महिलाओं के लिए दूध उत्पादन में कौन जिम्मेदार हार्मोन है, तो प्रोलैक्टिन राइट आंसर होगा। प्रोलैक्टिन किसके द्वारा निर्मित होता है? प्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। ठीक है, यह हार्मोन शरीर में अन्य महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में भी शामिल होता है। ये हार्मोन का मेन काम दूध उत्पादन तो है ही, साथ में यह अन्य कामों में भी शामिल होता है, जैसे इम्यूनिटी सिस्टम को रेगुलेट करने में और अन्य हार्मोन के रेगुलेट यानी संतुलन करने में भी यह प्रभावित करना इसका काम है। तो बेसिकली प्रोलैक्टिन हार्मोन का काम दूध उत्पादन से लेकर इम्यूनिटी सिस्टम को जो है रेगुलेट करना और अन्य हार्मोनों को संतुलन करना, उसको प्रभावित करना, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन का जिम्मेदार है। ठीक है, प्रोलैक्टिन का मुख्य काम क्या है? तो प्रोलैक्टिन का मुख्य काम है भाई, स्तनपान जो भी होता है यह दूध के उत्पादन को बढ़ावा देता है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद है स्तन का विकास करता है। यह हार्मोन गर्भ अवस्था के दौरान स्तन ऊतक के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यही कारण है कि देखिएगा कि प्रेगनेंसी के दौरान जो ब्रेस्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा जो है उसमें उभार आने लगता है, यह प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण होता है। ठीक है, इसका अन्य कार्य है कि यह प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करता है, यह मेटाबॉलिज्म में भी भूमिका निभाता है और यह बिहेवियर व्यवहार को भी इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, तो ये सब इसका काम है। प्रोलैक्टिन के स्तर क्या करता है? तो गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान, गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान प्रोलैक्टिन का स्तर आमतौर पर अधिक होता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। अगर प्रोलैक्टिन का स्तर एक मेल में बढ़ जाता है तो मेल को समस्या होता है, ब्रेस्ट बढ़ जाएगा मेल में भी, ठीक है, पुरुष में भी, और सेक्सुअल जो है वीकनेस हो जाता है प्रोलैक्टिन बढ़ने से। ठीक है, तो गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान प्रोलैक्टिन का आमतौर पर अधिक हो जाता है। यही कारण है कि ब्रेस्ट का काफ़ी ज़्यादा उभार आना, उसमें मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाना, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन का देन है। ठीक है, और गैर गर्भवती व्यक्तियों में, यानी जो नॉन प्रेगनेंसी है, उसमें क्या प्रभाव पड़ता है? तो गैर गर्भवती व्यक्तियों में प्रोलैक्टिन का स्तर आमतौर पर कम होता है, लेकिन विभिन्न कारणों से बढ़ सकता है, जैसे कि तनाव, कुछ दवाएं या प्यूटरी ट्यूमर। यानी प्रोलैक्टिन जैसे मेल हो गया, मेल में कम रहता है, इसका स्तर बहुत कम होता है। ठीक है, या कोई महिला है उसमें प्रेग्नेंट नहीं है, नॉन प्रेगनेंसी है, तो उसमें भी ये कम होगा। लेकिन कुछ कंडीशन में ये बढ़ सकता है, जैसे तनाव आना, कुछ दवाइयाँ का अलग से सेवन करना, या जो प्यूटरी ग्लैंड है उसमें ट्यूमर हो जाएगा तो प्रोलैक्टिन का प्रोडक्शन जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है आपको। ओके, प्रोलैक्टिन का महत्व क्या है? तो प्रोलैक्टिन का महत्व प्रजनन में कैसे है? तो पुरुषों में प्रोलैक्टिन प्रजनन कार्यों को रेगुलेट करने में मदद करता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो प्रोलैक्टिन का महत्व ये है कि यह जो है पुरुषों में प्रोलैक्टिन प्रजनन में, रिप्रोडक्शन कार्यों में रेगुलेट करने में काफ़ी मदद करता है। ठीक है, आगे जाइए। तो अब इन चीज़ों को आप लोग समझ गए। तो प्रोलैक्टिन का क्या काम है, कब किसमें बढ़ने से क्या होता है, सारा कुछ समझ गए। चलिए, अब आता है अपन यहाँ पे एक्रोमेगली के बारे में समझेंगे। एक्रोमेगली क्या होता है? ठीक है, एक्रोमेगली एक दुर्लभ बीमारी है। समझिए, एक्रोमेगली जो है एक दुर्लभ बीमारी है
जो वयस्क में होता है, जो एडल्ट्स में होता है, जब शरीर में बहुत अधिक वृद्धि हार्मोन जीएच, ठीक है ना, जिसे ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, बहुत ज़्यादा बनने लगता है, तो यह आमतौर पर प्यूटरी ग्लैंड में एक ट्यूमर के कारण होता है, ठीक है, जो मस्तिष्क के नीचे स्थित एक छोटी ग्रंथि है। अत्यधिक जीएच के कारण शरीर के अंग जैसे कि हाथ पैर चेहरा, ठीक है, और असमान रूप से बड़े हो जाते हैं। तो एक्रोमेगली एक दुर्लभ बीमारी है जिसमें होता यह है कि जो वृद्धि हार्मोन है बहुत ज़्यादा बनने लगता है। अब वृद्धि हार्मोन ज़्यादा बनने लगेगा तो हाथ पैर चेहरा जो है सामान से काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और ये कब होता है, तो यह बेसिकली जो प्यूटरी ग्लैंड से जो ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट हो रहा है, तो प्यूटरी ग्लैंड में कोई समस्या हो जाएगा तो या तो हार्मोन को कम बनने देगा या बहुत ज़्यादा जो है हाइपर एक्टिव हो जाएगा। तो हाइपर एक्टिव होगा तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन को बनाएगा, और जब ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा बनेगा तो हाथ पैर चेहरा ये सब जो है सामान से बड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो उसे हम लोग एक्रोमेगली कहते हैं, और सामान्य से ज़्यादा बड़ा होना ये एक गंभीर बीमारी है जिसे एक्रोमेगली हम लोग बोलते हैं, ठीक है। चलिए, एक्रोमेगली के कारण क्या होता है, तो अभी आप लोग देखे हैं एक्रोमेगली का कारण होता है कि प्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर होना, ठीक है। ट्यूमर होने से जो है आपको एक्रोमेगली होता है, और प्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर यह एक सबसे आम कारण बनता है, ठीक है ना। ट्यूमर होने से ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज होगा, और बहुत ज़्यादा रिलीज होने से जो है आपको बहुत ज़्यादा हाथ पैर चेहरा बड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है। अन्य ट्यूमर, कुछ मामलों में अन्य अंगों में ट्यूमर भी ग्रोथ हार्मोन के अत्यधिक उत्पादन का कारण बन सकता है। तो अन्य ट्यूमर में भी जो है शरीर के अन्य हिस्सों में जो ग्रोथ हार्मोन से डायरेक्ट जो है अटैच होगा, तो अन्य उसमें ट्यूमर होने से भी जो है आपको ग्रोथ हार्मोन को सिक्रेशन में प्रभाव करेगा, प्रभाव डालेगा, और व्यक्ति को एक्रोमेगली का कारण बन सकता है, ठीक है। एक्रोमेगली के लक्षण क्या होते हैं जान लीजिए। एक्रोमेगली का लक्षण तो आप लोग जान गए कि हाथ पैर का बढ़ना, अंग का बड़ा होना, मोटा हो जाना, बड़े बड़े हो जाना, एकदम मोटा होना, ठीक है। जैसे आप लोग देखते होइएगा ग्रेट खली, ग्रेट खली का नाम लोग सुने होइएगा। तो ऐसे बहुत सारे हैं। ग्रेट खली जो है एक्रोमेगली से ग्रसित है। उनका हाथ पैर देखिएगा तो समान व्यक्ति से हाथ पैर गर्दन सिर फेस ये सब बड़ा बड़ा है और मोटा मोटा है, एक नॉर्मल व्यक्ति से अलग है, एक्रोमेगली है, ठीक है। चेहरे के लक्षणों में बदलाव, चेहरे के लक्षण जैसे नाक, होठ, कान और जबड़े का बढ़ना, बड़ा बड़ा नाक हो जाएगा, कान हो जाएगा, होठ हो जाएगा, जबड़ा हो जाएगा, ये सब बड़ा बड़ा, मतलब बेसिकली शरीर के ऑर्गेन जो है बड़ा बड़ा और मोटा मोटा हो जाता है, जो कि नॉर्मल से अलग दिखता है। तो यही एक्रोमेगली का लक्षण होता है, ठीक है। हड्डियों और जोड़ों में दर्द, ऐसे व्यक्ति को हड्डियों और जोड़ों में काफ़ी दर्द होता है। थकान और कमजोरी भी बना रहता है। मांसपेशियों में भी दर्द होते रहता है। हेडेक, सिर दर्द की समस्या, और विजन, दृष्टि की समस्या, हाइपरटेंशन, मधुमेह, ये सब जो है देखा जाता है लक्षण उसमें। तो बेसिकली इसमें जो लक्षण होता है ये ऊपर वाला, ये आपको बेसिकली जो है इतना लक्षण महत्वपूर्ण है। बाकी ये सब जो है आपका सिम्टम्स जो है सहायक सिम्टम्स है, ठीक है। अब एक्रोमेगली का निदान कैसे होगा, तो चूंकि यह प्यूटरी ग्लैंड में डिस्टरबेंस के कारण हो रहा है, ट्यूमर के कारण हो रहा है, जिससे ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो रहा है, जिससे समस्या है। तो एक्रोमेगली के निदान के लिए आप रक्त जो है, जो रक्त परीक्षण होता है, ब्लड टेस्ट, वो करवाइए, जिससे ग्रोथ हार्मोन जीएच को स्तर को पता चलेगा कि कितना आ रहा है। इमेजिंग परीक्षण करवा सकते हैं, एमआरआई, सीटी स्कैन, प्यूटरी ग्लैंड के ट्यूमर का पता लगाने के लिए आप सीटी स्कैन वगैरह करवा सकते हैं, ठीक है। एक्रोमेगली का उपचार, तो एक्रोमेगली का उपचार यही है कि सर्जरी से ट्यूमर को हटा दीजिए। जिस ट्यूमर के कारण जो है प्यूटरी ग्लैंड जो है डिस्टरबेंस है, तो सर्जरी से उसको हटा दीजिए। दवा से आप ग्रोथ हार्मोन के उत्पादन को कम कर सकते हैं। विकिरण, रेडिएशन थेरेपी से यदि सर्जरी संभव नहीं है तो ट्यूमर को हम लोग रेडिएशन से कम करते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका हो गया यहाँ पे एक्रोमेगली। एक्रोमेगली के डिटेल्स से आपको मैंने बता दिया, ये सब जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब आता है पार्किंसंस रोग, ठीक है। पार्किंसंस रोग जो होता है उसके बारे में आप लोग समझिए। पार्किंसंस रोग जो होता है, पार्किंसंस रोग एक तंत्रिका तंत्र, यानी यह एक जो है नर्वस सिस्टम का समस्या है, ठीक है। मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिका जो आपका नर्व सेल है
को प्रभावित करता है, जिससे चलने फिरने, संतुलन और समन्वय में समस्या आती है। यह रोग धीरे धीरे बढ़ता है और इसके लक्षण समय के साथ और बद से बदतर होते जाता है। तो बेसिकली जो पार्किंसंस रोग होता है यह नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। इसमें जो नर्व सेल होते हैं काफ़ी ज़्यादा डैमेज होते हैं, इफ़ेक्टिव होते हैं, जिससे व्यक्ति को चलने फिरने में बैलेंस खो देता है। व्यक्ति कोऑर्डिनेशन, समन्वय बनाने में समस्या आता है और धीरे धीरे यह रोग की समस्या जो है आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जाता है और समय के साथ और जो है बद से बदतर इसकी लक्षण होते जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से पार्किंसंस रोग के मुख्य लक्षण। ठीक है, तो पार्किंसंस रोग के मुख्य लक्षण क्या होते हैं? कंपन, हाथ पैरों में कंपन आएगा, शरीर के अन्य हिस्सों में कंपी आएगा, खासकर आराम की स्थिति में। तो कंपी आना, कंपन जिसे ट्रीमर बोलते हैं, हाथ पैरों में कंपन होना, ये सब जो है इसका आम लक्षण है। ठीक है, आगे है कठोरता। कठोरता जो है आपके मांसपेशियों में अकड़न आना, स्टिफनेस होना, जिससे हिलने डुलने में व्यक्ति को कठिनाई होता है। देखते होइएगा कि इतना ज़्यादा पैर हाथ कभी कभी कठोर पड़ जाएगा, स्टिफनेस, टाइटनेस आ जाता है कि व्यक्ति दर्द से कराहने लगता है, इधर हिलने डुलने में भी समस्या हो जाता है। ठीक है, तो एज है धीमी गति। धीमी गति जैसे चलने बोलने और अन्य मोटर संबंधी जो है समस्या होने लगता है। ठीक है ना, मोटर मतलब चलने बोलने गतिविधियों में दिक्कत आने लगती है। व्यक्ति संतुलन नहीं बना पाता है, असंतुलन होने लगता है, चलने और खड़े होने में कठिनाई, गिरने का खतरा बना रहता है। ठीक है, पार्किंसन रोग। पार्किंसन रोग का कारण क्या होता है? देखिए, यह रोग मस्तिष्क में डोपामाइन नामक रसायन की कमी के कारण होता है। पार्किंसन रोग जो होता है बेसिकली डोपामाइन एक केमिकल होता है जिसमें कमी होने से होता है। डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो सिग्नल भेजता है न्यूरॉन को, जिससे हमारा मस्तिष्क और शरीर के बीच जो है संदेश बना रहता है कि कब क्या करना है, कौन सा मूवमेंट करना है। लेकिन पार्किंसन डोपामाइन के स्तर कमने से ब्रेन का जो ट्रांसमीटर है वह न्यूरॉन्स में नहीं जा पाता है संदेश, जिससे जो है बैलेंस बिगड़ने लगता है। खासकर उन हिस्सों में जो गति को नियंत्रण करते हैं, जो मोटर से संबंधित, जो गति से संबंधित बॉडी का है, उसमें जो है समस्या उत्पन्न होने लगता है, क्योंकि उसमें न्यूरॉन्स जो तंत्रिका है उसमें ट्रांसमीटर यानी सिग्नल नहीं जा पाता है। क्यों नहीं जा पाता है? क्योंकि डोपामाइन का स्तर इसमें कम हो जाता है, जिससे न्यूरॉन में नहीं जाता है, ट्रांसमीटर नहीं हो पाता है सूचना। अब जब सूचना ट्रांसमीटर नहीं हो पाएगा तो कंट्रोल जो है वह कम होने लगता है, खासकर उन हिस्सों में जो गति को नियंत्रण करते हैं, जो गति को नियंत्रण करते हैं। डोपामाइन की कमी से मस्तिष्क के जो गतिविधि होते हैं वो अनियमित हो जाते हैं, जिससे पार्किंसन रोग के लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, समझ गए? चलिए, पार्किंसन रोग का निदान क्या है, इसका उपचार क्या है? तो पार्किंसन रोग का निदान आमतौर पर लक्षण और चिकित्सा के इतिहास के समीक्षा करके किया जाता है। बेसिकली जो पार्किंसन रोग का निदान है, जो उपचार है, वह इसके सिम्टम्स बेस होता है। मतलब कौन कौन से लक्षण हैं, उस लक्षण को देखकर लक्षण को कम करने की दवा, कंट्रोल करने की दवा दिया जा सकता है या एक्टिविटी कराया जा सकता है। वर्तमान में इस रोग का कोई कंप्लीट इलाज नहीं है। कंप्लीट इलाज नहीं है, इसीलिए इसको लक्षण पर काम किया जाता है। ठीक है, लेकिन इसके लक्षणों को नियंत्रित करने की, जीवन को बेहतर बनाने के लिए उपचार उपलब्ध है। इनमें दवाएं, शारीरिक चिकित्सा और कुछ मामलों में सर्जरी शामिल है। ठीक है, जैसे फिजिकल मूवमेंट होना, कुछ दवाएं और कुछ सर्जरी से हम पार्किंसन रोग के जो लक्षण हैं उसको बेहतर कर सकते हैं। याद रखें, पार्किंसन रोग कम्प्लीटली ख़त्म नहीं होता है, बस उसके सिम्टम्स को हम बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसे एंटी पार्किंसन मेडिसिन भी आता है। आगे है, अन्य लक्षण भी आपको दिख सकते हैं। पार्किंसन रोग में मोटर गति से संबंधित के अलावा गैर मोटर लक्षण, जो विदाउट गति वाला, विदाउट मोटर वाला है, लक्षण जो है वो भी दिख सकते हैं। जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, नींद की समस्या, कब्ज होना, मेमोरी लॉस, ये सब समस्या भी जो है बने रहते हैं, जो
बॉडी के जो कंट्रोल है उसके अलावा ये सब है, ठीक है। जैसे चलना फिरना बोलना में कंपी, ये सब तो मोटर से संबंधित हो गया। लेकिन गैर मोटर में डिप्रेशन, चिंता, नींद की समस्या, कब्ज, स्मृति, ये सब जो है भी बना रहता है पार्किंसन वाले रोग को। बेसिकली पार्किंसन रोग जो है आपके, यह एक जो है दो तरह के जो आपका बीमारी होता है, साइकोटिक और जो आपका न्यूरोटिक होता है। तो बेसिकली यह न्यूरोटिक वाला होता है, ठीक है। न्यूरोसिस प्रकार के बीमारी होता है, क्योंकि यह न्यूरॉन जो होते हैं तंत्रिका, उसमें क्षति के कारण होता है, ठीक है। चलिए, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं एम्बू बैग। एम्बू बैग के बारे में आप लोग जान लीजिए। देखिए, एम्बू बैग जो होता है, तो एम्बू बैग बेसिकली यह इमरजेंसी देखभाल के दौरान आपको कई कारणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समझ लीजिए, एम्बू बैग एक उपकरण होता है, आप लोग देखे होंगे एम्बू बैग। यह एक इक्विपमेंट बेस्ड इमरजेंसी केयर प्रदान करने वाला डिवाइस है। सबसे पहले यह उन रोगियों को वेंटिलेशन प्रदान करके तत्काल सहायता प्रदान करने में मदद करता है जो सांस नहीं ले रहे हैं। एम्बू बैग क्या करता है कि मान गए हमें अभी तत्काल वेंटिलेटर नहीं है, तो वेंटिलेटर चूँकि शिफ्ट होता है अस्पताल में, लेकिन ये एम्बू बैग को हम कहीं भी ले जा सकते हैं। तो एम्बू बैग को इस्तेमाल जो है हम व्यक्ति को वेंटिलेशन देने में, यानी हवा, कृत्रिम श्वसन देने में मदद कर सकते हैं, उसको सांस लेने में सहायता दे सकते हैं। तो एम्बू बैग जो है मदद करता है व्यक्ति को आपातकालीन देखभाल में सांस प्रदान करने में, जो अपर्याप्त रूप से सांस जो है ले रहा हो, यानी पर्याप्त रूप से सांस नहीं ले रहा हो, उसके लिए यह काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। समय पर एम्बू बैग का उपयोग करने से संभावित जो मस्तिष्क क्षति होता है उसको रोकने में मदद करता है। अब ये मस्तिष्क क्षति का क्यों मैटर है यहाँ पे? तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति ठीक से श्वसन नहीं कर पा रहा है, उसको बढ़िया से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, तो पहला अटैक कहाँ पे होता है? तो किसी को अगर ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो पहला अटैक ब्रेन पे होता है। जैसे ही व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो ऑक्सीजन ब्लड के माध्यम से ब्रेन में नहीं जाएगा, और जैसे ही ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो जो सेल है, जो न्यूरॉन्स है ब्रेन का, वह मरने लगेगा, डेड होने लगेगा ब्रेन का सेल। और जब ब्रेन का सेल डेड होने लगेगा तो वही ब्रेन का जो है क्षति पहुंचता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन महत्वपूर्ण जो है आपके ब्रेन के लिए होता है, फर्स्ट प्रायोरिटी। तो समय पर एम्बू बैग का उपयोग व्यक्ति को जो है संभावित मस्तिष्क के क्षति होने रोकने में मदद करता है। ओके, चलिए, अब आ गया सेप्टिसेमिया। सेप्टिसेमिया, अब हम लोग पढ़ेंगे सेप्टिसेमिया के बारे में। देखिए, सेप्टिसेमिया एक ब्लड जो है कहा जाए तो पॉइजनिंग भी इसे हम लोग कह सकते हैं, ब्लड में पॉइजनिंग यानी रक्त विषाक्तता। सेप्टिसेमिया गंभीर संक्रमण की स्थिति होती है जो ब्लड में आपको होता है, ठीक है। यह गंभीर चिकित्सीय स्थिति, इमरजेंसी होता है। यह तब होती है जब बैक्टीरिया, वायरस या कवक जैसे रोगाणु रक्त में प्रवेश करके पूरे शरीर में फैल जाते हैं। यानी रक्त को विभिन्न स्थितियों में यह रक्त को काफ़ी गंभीर इन्फेक्शन हो जाता है, चाहे वो बैक्टीरियल हो, चाहे वायरल हो, चाहे वो फंगस हो, लेकिन यह ब्लड में प्रवेश करके ब्लड को दूषित कर देता है। इसीलिए इसे रक्त विषाक्तता भी कहा जाता है, ब्लड इन्फेक्शन, ठीक है। पूरे शरीर में फैल जाता है। यह एक जीवन धमकाने वाली स्थिति होती है। धमकाने का मतलब जीवन के खतरा वाला स्थिति होता है, जिससे ऊतक यानी टिश्यू में क्षति होने लगता है। जो ऑर्गेन है, हार्ट फेलुअर, किडनी फेलुअर, लिवर फेलुअर, ऐसे समस्या होने लगते हैं और मृत्यु तक हो सकती है। तो ब्लड में इन्फेक्शन ज़्यादा दिनों तक नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा दिनों तक ब्लड में इन्फेक्शन होने से अलग अलग जो अंग है शरीर के, वह जो है विफल होने लगते हैं, जैसे किडनी, हार्ट, लंग्स, ठीक है, ये सब, लीवर, ये सब फेल होने लगते हैं। और जब ऑर्गेन फेल होने लगेंगे, विफल होने लगेंगे, तो मृत्यु भी हो जाता है। इसलिए ब्लड इन्फेक्शन काफ़ी घातक होता है, ठीक है, और जिसे हम लोग सेप्टेसेमिया कहते हैं मेडिकल भाषा में। ओके, आगे बढ़ते हैं।
सेप्टेसेमिया के लक्षण में क्या होता है? अब ब्लड इन्फेक्शन में बुखार होगा, ठंड लगेगा, हृदय गति तेज हो जाएगा, सांस में कठिनाई आ जाएगा, भ्रम होने लगेगा, ठीक है ना। तमाम तरह की चीज़ें, त्वचा पर जो है लाल चकत्ते, कमजोरी, ये सब होने लगता है। अब इसके कारण क्या हो सकते हैं? तो भाई सेप्टेसेमिया का कारण क्या हो सकता है? तो सेप्टेसेमिया आमतौर पर किसी अन्य संक्रमण के कारण होता है। मान के बॉडी में हमको कोई संक्रमण है और वह संक्रमण धीरे धीरे ब्लड में प्रवेश कर जाएगा, तो ब्लड में भी इन्फेक्शन हो जाएगा। तो जैसे कि निमोनिया, मूत्रपथ का संक्रमण, त्वचा का संक्रमण, जब संक्रमण रक्त प्रवाह में प्रवेश करता है तो यह सेप्सिस का कारण बनता है। मान गए आपको अलग अलग ऑर्गेन में इन्फेक्शन है और वह ऑर्गेन से इन्फेक्शन ब्लड के रास्ते में प्रवेश कर गया, तो वह इन्फेक्शन अब ब्लड में भी चला जाएगा और वह धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पूरे शरीर में फैलेगा ब्लड। तो सेप्टेसेमिया का कारण आपको अलग अलग ऑर्गेन का इन्फेक्शन, अलग अलग इन्फेक्शन बनता है, ठीक है। चलिए, सेप्टेसेमिया का उपचार क्या है? सेप्टेसेमिया का उपचार है, सेप्टेसेमिया का तुरंत इलाज करना महत्वपूर्ण है। उपचार में आमतौर पर एंटीबायोटिक्स, चूँकि इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स, अगर वायरल वाला है तो एंटीवायरल, ठीक है, एंटी फंगस, ये सब चलता है। ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थ और अन्य सहायक उपचार भी शामिल है। अगर ऑक्सीजन की समस्या हो तो ऑक्सीजन देंगे, ब्लड की कमी हो तो ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे, तो ये सब जो है सहायक उपचार भी शामिल होता है। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं सोमैटोस्टैटिन के बारे में। हम लोग पढ़ लिए प्रोलैक्टिन के बारे में, पढ़ लिए सेप्टेसेमिया के बारे में, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे सोमैटोस्टैटिन के बारे में। ये सब महत्वपूर्ण जानकारी वाला वर्ड सब है। सोमैटोस्टैटिन, देखिए सोमैटोस्टैटिन एक पेप्टाइड हार्मोन है। सोमैटोस्टैटिन जो है एक हार्मोन, लेकिन ये पेप्टाइड हार्मोन है और न्यूरोट्रांसमीटर है। सोमैटोस्टैटिन क्या है? पेप्टाइड हार्मोन के साथ न्यूरोट्रांसमीटर भी है, ठीक है, जो ब्रेन में न्यूरॉन को सिग्नल देता है, जो अन्य हार्मोन के स्राव को रोककर और कोशिका प्रसार यानी वही सेल ट्रांसमिशन और न्यूरोट्रांसमिशन को प्रभावित करके विभिन्न शारीरिक कार्यों को नियंत्रण करता है। सोमैटोस्टैटिन क्या करता है कि यह जो है न्यूरोट्रांसमिशन, सेल ट्रांसमिशन करता है, जिससे शरीर के कार्यों को नियंत्रण भी मिलता है, ठीक है। अब बेसिकली बातें हैं कि जब ट्रांसमीटर का काम करता है, मतलब ब्रेन के जो कोशिका है उसमें सिग्नल भेजता है, तो सिग्नल भेजेगा तो भाई ब्रेन तो नियंत्रण करने का काम करेगा ही करेगा। अतः यह अंतःस्रावी तंत्र और जठरांत्र प्रक्रियाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सोमैटोस्टैटिन जो है यह इंडोक्राइन सिस्टम यानी अंदर घटने वाला जो तंत्र है, अंतःस्रावी तंत्र है, और जो जठरांत्र जो है, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी जठरांत्र जो है, इस दो में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सोमैटोस्टैटिन। याद रखिएगा, जठरांत्र में और अंतःस्रावी तंत्र में भूमिका निभाता है महत्वपूर्ण कौन? सोमैटोस्टैटिन। ओके, चलिए, सोमैटोस्टैटिन का क्या काम है? तो सोमैटोस्टैटिन का महत्वपूर्ण काम है हार्मोन का अवरोधन करना। सोमैटोस्टैटिन विभिन्न हार्मोन के स्राव को रोकता है, जिनमें वृद्धि हार्मोन, थायराइड उत्तेजक हार्मोन और इंसुलिन भी शामिल है। मान गए आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन बनने लगेगा, तो अभी मैंने बताया कि क्या हो जाएगा, एक्रोमेगली अभी पढ़ाए हैं। तो बेसिकली कितना हार्मोन जो है निकलना है, उसके बाद रोकना कैसे है, तो यह आपको सोमैटोस्टैटिन हार्मोन को रोकता भी है, अवरोध भी करता है, ठीक है। तो जिससे एक नियंत्रण मिलता है बॉडी पर। अगर नहीं रोकेगा तो बढ़ते जाएगा ग्रोथ हार्मोन, निकलते जाएगा थायराइड हार्मोन, निकलते जाएगा इंसुलिन हार्मोन, तो एक नियंत्रण के लिए अवरोध करता है, ठीक है। सोमैटोस्टैटिन जो है अवरोध का भी काम करता है, ठीक है ना। चलिए, आगे है जठरांतीय विनिमय, यानी यह गैस्ट्रिक रेगुलेशन में भी भूमिका निभाता है। यह गैस्ट्रिक एसिड स्राव, जैसे हमारे पेट में जो एसिड बनता है, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन जो होता है, उसको रेगुलेट करता है। यह अग्नाशय एंजाइम स्राव को रेगुलेट करता है। अग्नाशय से जो एंजाइम निकलता है पेनक्रियाज से, उसको रेगुलेट करता है। पाचन में शामिल जो अन्य हार्मोन है उसके स्राव को रोककर पाचन तंत्र को नियंत्रण करता है। तो बेसिकली सोमैटोस्टैटिन जो आपका डाइजेस्टिव में जितने भी हार्मोन भूमिका निभाते हैं डाइजेशन में,
डाइजेस्टिव सिस्टम में सबको नियंत्रण रोक कर नियंत्रण करता है, पाचन तंत्र पर नियंत्रण बनाए रखता है। समझ रहे हैं। अब आता है कोशिका प्रसार। सोमैटोस्टेटिन कोशिका वृद्धि और प्रसार को भी प्रभावित करता है तथा संभावित रूप से कैंसर के विकास और उपचार में भूमिका निभाता है। हम लोग जानते हैं कैंसर क्या होता है, तो कैंसर सेल का बढ़ना, सेल का फैलना, ठीक है, कैंसर है। तो बेसिकली ये जो सोमैटोस्टेटिन होता है यह कैंसर के कोशिका के वृद्धि और कोशिका के फैलाव यानी प्रसार को प्रभावित करता है, यानी रोकता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। अब इसका उत्पादन और इसका कार्य स्थान क्या है, तो हाइपोथैलेमस। सोमैटोस्टेटिन हाइपोथैलेमस में निर्मित होता है। सोमैटोस्टेटिन कहाँ निर्मित होता है, तो हाइपोथैलेमस में, जहाँ यह वृद्धि हार्मोन, अवरोधक हार्मोन के रूप में कार्य करता है। अब यह हाइपोथैलेमस में निर्मित होता है तो यह वृद्धि हार्मोन यानी जीएच हार्मोन को जो है अवरोध करता है, अवरोध के रूप में काम करता है। अग्नाशय, यह अग्नाशय में डेल्टा कोशिका द्वारा स्रावित होता है। देखिए ये जो सोमैटोस्टेटिन है जहाँ जहाँ निकलता है, जहाँ जहाँ इसका उत्पादन होता है उसी अंग में यह जो है अवरोध भी करता है। जैसे अग्नाशय में यह निकलता है डेल्टा कोशिका से बनता है, ठीक है ना। सोमैटोस्टेटिन पैंक्रियाज में डेल्टा कोशिका से स्रावित होता है, जहाँ पैंक्रियाज से ही इंसुलिन और ग्लूकागोन जो निकलता है उसको नियंत्रण भी करता है, यानी उसको अवरोध भी करता है ज़्यादा निकलने से। तो मतलब हाइपोथैलेमस में भी देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, हाइपोथैलेमस में भी निर्मित होता है और हम लोग जानते हैं कि वृद्धि हार्मोन को वहीं पर यह जो है अवरोध भी करता है। अग्नाशय में भी यह डेल्टा कोशिका से निकलता है और अग्नाशय से ही निकलने वाला इंसुलिन और ग्लूकागोन को भी नियंत्रण करता है। जठरांत पत्र जो होता है, जहाँ से गैस्ट्रिक जूस निकलता है, सोमैटोस्टेटिन का उत्पादन पेट और आंतों में डी सेल द्वारा किया जाता है। जठरांत जो है वहाँ पे सोमैटोस्टेटिन जो निकलता है पेट और आंत में जो डी सेल है उसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, यह तंत्रिका तंत्र के विभिन्न भागों में न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में भी काम करता है। अभी हम लोग देखे हैं कि सोमैटोस्टेटिन डाइजेशन से लेकर, जठरांत से लेकर आपको न्यूरॉन्स पर कंट्रोल करता है। तो सोमैटोस्टेटिन कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण आपका एक पेप्टाइड हार्मोन है। समझ रहे हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं नैदानिक, कुछ इसका नैदानिक प्रासंगिकता है वो देख लीजिए। न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर, सोमैटोस्टेटिन एनालॉग का उपयोग हार्मोन व्यक्त करने वाले न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर के उपचार में किया जाता है। यानी सोमैटो हार्मोन का उपयोग जो है न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर के उपचार में भी किया जाता है। ठीक है, सूजन और नोसिसेप्शन, इसमें सूजन और दर्द के उपचार की भी क्षमता हो सकती है। मतलब सोमैटोस्टेटिन काफ़ी महत्वपूर्ण है, यह आपको उपचार में भी शामिल होता है। अन्य संभावित अनुप्रयोग मोटापा, मधुमेह संबंधी जटिलता और अन्य स्थितियों में इसके उपयोग के लिए अनुसंधान जारी है। तो सोमैटोस्टेटिन एक अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण जो है हार्मोन है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब आता है एक आगे है अपन महत्वपूर्ण चीज़ें है लिस्टेरिया। लिस्टेरिया के बारे में आप लोग सुने होंगे वर्ड या नहीं भी सुने होंगे, लेकिन जानना चाहिए लिस्टेरिया क्या है। तो लिस्टेरिया एक बैक्टीरिया का प्रकार है। क्या है, बैक्टीरिया का प्रकार है जो लिस्टेरियोसिस नामक बीमारी का कारण बनता है। लिस्टेरिया एक है बैक्टीरिया और लिस्टेरियोसिस एक बीमारी है जो लिस्टेरिया बैक्टीरिया के नामक होता है। ठीक है ना, लिस्टेरिया से लिस्टेरियोसिस बना है, लेकिन लिस्टेरियोसिस एक बीमारी है और लिस्टेरिया एक बैक्टीरिया है। ओके, यह आमतौर पर दूषित भोजन खाने से फैलता है। लिस्टेरिया बैक्टीरिया मिट्टी, पानी, सीवेज और सड़ी हुई वनस्पतियों में भी पाया जा सकता है। यह रेफ्रिजरेटर में भी जीवित रह सकता है और बढ़ सकता है। यानी लिस्टेरिया जो जीवाणु है यह दूषित भोजन से, खाना से फैलता है और यह मिट्टी, पानी, सीवेज, सड़ी हुई वनस्पतियों में पाया जाता है। यह आपके घर के जो फ्रिज होते हैं उसमें भी रहते हैं और उसमें भी ये बढ़ता है। ठीक है, लिस्टेरियोसिस एक गंभीर बीमारी हो सकती है, अभी ऊपर बताए हैं।
खासकर यह प्रेग्नेंट जो महिला होती है, गर्भवती महिला, शिशु, वृद्ध लोग और कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए ज़्यादा खतरनाक होता है। लक्षणों में बुखार, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी, सिर दर्द, गर्दन में अकड़न शामिल हो सकता है। तो लिस्टेरिया जो है, लिस्टेरियोसिस जो है बेसिकली प्रेग्नेंट वोमेन, बच्चा, वृद्ध लोग और जिनका इम्यूनिटी कमज़ोर है उनको अटैक करता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। लक्षण में मैंने बता दिया, मांसपेशी में दर्द, अकड़न, गर्दन अकड़न, ठीक है, बुखार, ये सब जो है, सिर दर्द, ये सब हो सकता है। ओके, तो अपन यहाँ पे मैंने आपको कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स के बारे में, बीमारियों के बारे में मैंने बताया। अब उम्मीद करते हैं आप लोग जो है समझे होंगे। डेली सुबह 7 बजे आकर पढ़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं। ओके, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।